Hi, hello everyone. My name is Harish Rawat and I'm going to take your class of Constitution, Indian Constitution. जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारतीय संविधान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। कोई ना कोई सवाल इसका रहता है और हम भारत के नागरिक हैं, हमें अवेयरनेस अवश्य होनी चाहिए, हमें अपने संविधानों की बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि हमारे संविधान का जो कॉन्सेप्ट है, संविधान कैसे आया, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है और ये क्या करता है, ये क्यों लाया गया, आखिर क्या था संविधान लाने का कारण। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राइट्स की। व्हाट आर द राइट्स, मीनिंग ऑफ राइट्स। हम अधिकार की बात करते हैं। संविधान में हमारे अधिकारों का वर्णन किया गया है भाग 3 में, और ये अधिकार आखिर हमें क्यों दिए गए, वाई दे प्रोवाइड अस राइट्स। सबसे पहले हमें अधिकार की व्याख्या करना पड़ेगा, आखिर अधिकार हैं क्या। चलिए शुरू करते हैं। अधिकार को हम अगर इसकी व्याख्या करें या इसका मीनिंग हम निकालने की कोशिश करें तो हम इसे कह सकते हैं, द मीनिंग ऑफ राइट इज एन एंटाइटलमेंट। एंटाइटलमेंट हम इसे कह सकते हैं। एक क्लेम भी कह सकते हैं। सोशली बैक्ड और लीगली बैक्ड ये भी कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं सोसाइटी में, आई हैव ए राइट ऑन समथिंग, यानी कि मैं कह रहा हूं, मैं किसी को बोल रहा हूं कि इट मीन्स टेकिंग ए क्लेम। मैं एक क्लेम कर रहा हूं कि इसके ऊपर मेरा अधिकार है, ये मेरी चीज है। सो बेसिकली वी से राइट इज एन एंटाइटलमेंट और क्लेम। हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा ये राइट है, ये एक एंटाइटलमेंट है और एक क्लेम है। नाउ कम टू एग्जाम्पल। आई से माइन, जैसे कहता हूं ये मेरा है, ये मुझको बिलोंग करता है। इट मीन्स आई ओन इट। इसका मतलब ये है, जैसे मैं बोलता हूं ये मेरी कार है, तो यानी उस कार को कोई और नहीं चला सकता, उस कार को मेरी परमिशन के बिना कोई और नहीं ले जा सकता। मैं उसको क्या करता हूं, ओन करता हूं, वो मेरी है। लीगली उसके डॉक्यूमेंट होंगे, रजिस्ट्रेशन होगा, मेरे नाम पे होगी, तो वो मेरी है। आई एम टेकिंग समथिंग आउट ऑफ इट, मैं उससे कुछ प्राप्त कर रहा हूं, सही है। दिस इज माई प्रॉपर्टी, आई एम टेलिंग अदर्स। तो मैं जो अदर्स हैं उनको ये बोल रहा हूं, ये मेरी प्रॉपर्टी, तुम यहां नहीं घुस सकते मेरे आदेश के बिना। तो एक अधिकार है, राइट है। माइन, आई हैव ए क्लेम ओवर इट। हम ये कह सकते हैं कि माइन का मतलब हो गया आई हैव ए क्लेम ओवर इट, नोबडी अदर्स क्लेम इट, नोबडी अदर्स क्लेम इट। आपको समझ में आ गया। राइट का मतलब वो हर चीज जिसके ऊपर आपका क्लेम है, आप इंटाइटल्ड हैं, और nobody others claim it. So basically right is an entitlement or a claim of that which is recognized socially or legally. This is the definition, crux of this concept, right.
हम कह सकते हैं जो राइट है इज बेसिकली इज एन एंटाइटलमेंट और ए क्लेम of that which is recognized socially or legally. Now coming to second point. So basically rights are classified on two bases, either socially backed और legally backed. अब यहाँ पे बात आती है, यहाँ में हमने दो चीज़ पढ़ी इस डेफिनेशन में, सोशली बैक्ड सोशली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं और लीगली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। सोशली की बात करें कि सोशली बैक्ड होते राइट्स क्या हैं। सोशली बैक्ड राइट्स आर द राइट्स विच सोसाइटी गिवन टू पर्सन। अब जो हम सोशली बैक्ड कर रहे हैं मतलब जो सोसाइटी है, सोसाइटी ने जो उसको क्या किया गया है, मान्यता दी है जिन राइट्स को, उनको हम कहते हैं सोशल राइट्स। लाइक जैसे इंडियन हमारी हिंदू सोसाइटी में हस्बैंड हैव ए राइट ऑन हिज वाइफ, हस्बैंड का राइट होता है उसकी वाइफ पे, संपत्ति मानी जाती है हस्बैंड की। वाइफ हस्बैंड जो हस्बैंड होता है, जो पति होता है, उसकी संपत्ति मानी जाती है उसकी पत्नी। इंडियन सोसाइटी में ये अब नहीं रहा, एडल्ट्री में इसको समाप्त कर दिया गया है, राइट ऑफ इक्वलिटी का वायलेशन है ये। तो हम बात कर रहे हैं, तो सोसाइटी में स्त्री को क्या है, पति की संपत्ति माना गया था, ये सोशल राइट था। आर द सर्टेन राइट्स दैट हैज बीन एक्सरसाइज ऑन हर वाइफ, इट्स अ सोशल राइट। अब जैसा हम बोलते हैं पेरेंट्स होते हैं जो हमारे, उनका भी अपने बच्चों पे क्या होता है, राइट होता है, ये सोशल राइट है, सोशल राइट। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकेंड, लीगल राइट्स। अब लीगल राइट्स की हम बात कर रहे हैं। व्हाट आर द लीगल राइट्स? लीगल राइट्स आर द वंस विच आर गारंटीड बाय लॉ। लीगल राइट्स यानी कानूनी अधिकार वो ये अधिकार हैं जो कि गारंटी करते हैं, जिनकी गारंटी कौन लेता है, कानून लेता है। बाय द स्टैट्यूट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के स्टैट्यूट के द्वारा जो प्रोवाइड किए जाते हैं। दे हैव ए लीगल बैकिंग। अब हमें पता है जितने भी हमारे कानून हैं, नियम हैं, ये सब क्या है, बोलते नहीं है कानून के हाथ सबसे ज्यादा लंबे होते, कानून से बढ़कर कोई नहीं। तो कानून को कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन बैक दे रहा है? कानून को बैक दे रहा है स्टैट्यूट, जो हमारे लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेचर है, जो कानून बनाते हैं, संविधान, हमारी संसद, या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, मूल संविधान है। और जो जैसे हमारे आईपीसी है, लीगल अगर हम कहें, आईपीसी में बहुत सारे अपराध हैं, अपराधों का वर्णन किया गया है, पनिशमेंट दी गई है। सीआरपीसी है, कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जस्टिस के भी जितने लॉ हैं, और इन सब को कौन बैक करता है? प्रॉपर्टी के आपके राइट्स हैं, ये भी एक लीगल राइट था। ये पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन आफ्टर 44th अमेंडमेंट, आई थिंक, 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसको क्या कर दिया गया था, लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो यू हैव टू, इफ दे आर नॉट इन्फोर्स्ड, अगर स्टेट आपके राइट्स का वायलेशन करता है, आपके लीगल राइट्स का वायलेशन करता है,
या फंडामेंटल राइट्स का भी आपका वायलेशन करता है, तो यू कैन गो फॉर रेमेडी टू द कोर्ट। तो आप कोर्ट के पास जाकर अपने राइट्स को लागू करवा सकते हैं। एंड आई थिंक लीगल राइट्स इज इम्पोर्टेंट नाउअडेज। आप जितने भी आजकल अमेंडमेंट आ रहे हैं, या कहें हम जितने भी रिसेंट केसेस में डेवलपमेंट हुई हैं, वो इन्हीं राइट्स को के कारण हुई। जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड जितने भी आर्टिकल 14 से लेकर 21 तक, दीज आर द इम्पोर्टेंट, हम कह सकते हैं कि उनका आधार है जितने भी आजकल रिसेंट केसेस में रूलिंग्स आई है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। तो दीज आर द राइट्स, लीगल राइट्स। नाउ कम इनटू, हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों का, चाहे सोशल या लीगली राइट्स हैं, इनका ओरिजिन किससे हुआ है? सोसाइटी से हुआ है और लॉ से हुआ है। या तो कानून से हुआ है, या तो कानून के द्वारा बनाए गए, या तो सोसाइटी के द्वारा बनाए गए हैं। नाउ कम इनटू पॉइंट सेकंड इज व्हाट इज सेफ गार्ड। हमने ये वर्ड पढ़ा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सेफ गार्ड करता है। सेफ गार्ड है क्या चीज आखिर? ये एक एंटाइटलमेंट नहीं है। सेफ गार्ड का मतलब क्या है कि दिस इज नॉट एन एंटाइटलमेंट। हाँ, सेफ गार्ड का मतलब हो सकता है प्रोटेक्शन गारंटीड बाय लॉ। लॉ जो आपका क्या दे रहा है? प्रोटेक्शन दे रहा है सर्टेन सोशल ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज। जैसे हम संविधान में बात करते हैं अनुच्छेद 29 या 28-30 की, तो उसमें माइनॉरिटीज के कल्चरल राइट्स का सेफगार्ड किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं सेफगार्ड का मतलब है प्रोटेक्शन गारंटीड बाय लॉ। आपको प्रोटेक्शन देगा लॉ। जैसे इस देश में बहुत सारे विविधता है, बहुत सारे धर्म जाति के लोग रहते हैं। कुछ ज़्यादा मात्रा में है, कुछ कम मात्रा में है। जो ज़्यादा मात्रा वाले हैं, ये हम कह सकते हैं जो मेजॉरिटी में पॉपुलेशन है वो हिंदू हैं, और जो लेस हैं कुछ सर्टेन ग्रुप्स हैं लाइक सिख, अदर रिलीजियस ग्रुप्स, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिज्म, जैनिज्म। तो ये सब क्या हैं? दीज आर द माइनॉरिटीज। अब उनके राइट कैसे प्रोटेक्ट होंगे? तो ये सेफ गार्ड का मतलब है कि ये उनके राइट का क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा उन सोशल ग्रुप्स का मेजॉरिटी से, और उनको भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएगा। तो सेफ गार्ड मतलब ये हो गया। यूजुअली टॉक अबाउट राइट्स, वी ऑल्सो टॉक अबाउट सेफ गार्ड्स। अब जहाँ राइट होती है वहाँ सेफ गार्ड भी होती हैं। हाउएवर देयर इज ह्यूज डिफरेंस। यू कांट यूज राइट एंड सेफ गार्ड इंटरचेंजेबली। हाँ, हम इंटरचेंजेबली इसका यूज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि राइट इज बेसिकली व्हेन आई एम क्लेमिंग समथिंग। अब राइट हो गया जिसमें क्या है, मैं क्लेम कर रहा हूँ किसी चीज के ऊपर। व्हेन आई एम इंटाइटल्ड टू समथिंग, जब ये मेरे को क्या है, इंटाइटल्ड है समथिंग। सो व्हेन आई से राइट आई गेट समथिंग आउट ऑफ इट। जब मैं कहता हूँ राइट का मतलब आई एम गेटिंग समथिंग फ्रॉम इट, मैं उससे कुछ ग्रहण कर रहा हूँ। राइट इज बेसिकली व्हेन आई क्लेम समथिंग और
when I am entitled to something. So when I say right, I get something out of it. समझ गए? Now come to second. बट सेफ गार्ड का मतलब क्या होता है? बट सेफ गार्ड ऑन द अदर हैंड इट इज नॉट एन एंटाइटलमेंट. ये एंटाइटलमेंट नहीं है. जिस तरीके से राइट एंटाइटलमेंट है, सेफ गार्ड एंटाइटलमेंट नहीं है. सेफ गार्ड क्या है और क्लेम भी नहीं है. इट इज बेसिकली प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट. सेफ गार्ड का मतलब है आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है, गारंटीड बाय लॉ. लॉ की गारंटी है, लॉ गारंटी दे रहा है आपको कि प्रोटेक्शन दिया जाएगा. It is a protection that law gives against some kind of discrimination. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे देश में. डिस्क्रिमिनेशन सदा से चला आया है. आप प्राचीन इतिहास में देखें, जब चंद्रगुप्त मौर्य के काल के बाद 4 वर्णों में विभाजित कर दिया गया था. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. सबसे लोएस्ट कैटेगरी शूद्र की होती थी. और काम को जाति के आधार पर बांटते, वर्ण व्यवस्था के आधार पर बांटते. काम को जाति के आधार पर बांटते कि इस जाति में जो पैदा होगा वो यही काम करेगा. पहले ऐसा कुछ नहीं था. पहले काम के आधार पर जाति, मतलब जो कोई सी भी जाति में पैदा हो, वो काम जो अपनी स्किल चाहेगा वो वाला काम करेगा. ऑप्शन था. लेकिन उसके बाद उन्होंने बना दिया कि जो जिस जाति में पैदा होगा वो वैसा काम करे. ब्राह्मण है तो सबसे, जिसे हम कह सकते हैं राजा के बाद, वैसे तो सारा कंट्रोल वही करता था, राजा के बाद ब्राह्मण आ जाता था. क्षत्रिय देश की रक्षा करेगा, वैसे उस देश का व्यापार चलाएगा, भरण पोषण करेगा, उसके देश की इकोनॉमी को चलाएगा. और सबसे नीचे शूद्र, जिसे हम दास वर्ग कहते थे, जिसे दलित आज हरिजन गांधी जी ने नाम दिया है, उन लोगों को, इन लोगों की सेवा पे लगाने का काम किया गया था. और उन लोगों की हालत बहुत ही दयनीय थी उस काल में. इवन आज तक, आज भी हम देखते हैं तो ऐसे काम में वे आज तक लगे हुए. इसमें आपको कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य नहीं दिखेगा. अगर आप सफाई वाले काम देखें, म्यूनसिपैलिटी में जाकर देखें, कोई वाल्मीकि दिखेगा, कोई आपको, मतलब वही लोग आज भी वही काम कर रहे हैं. और उनके बावजूद उनका के साथ डिस्क्रिमिनेशन आज भी होता है. सेसली, ये भी एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन. उनके घर, छुआछूत की बात हम बात करते हैं, अनटचेबिलिटी, ये आज भी एग्जिस्ट करती हैं. उत्तराखंड में कई मंदिरों में उनको नहीं जाने दिया जाता है, प्रवेश नहीं करने दिया जाता है. तो दिस ऑल आर, तो लॉ उसकी गारंटी देता है प्रोटेक्शन की. आपके राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो उसका प्रोटेक्शन करेगा. It is a protection that law gives against some kind of discrimination or atrocities against the person or situation where people tend to misuse that power to trouble a person in question. For example, if to talk about untouchability, it is a social atrocity or it is a discrimination that it shows towards a particular community. हम सभी जानते हैं. Basically, safeguards are those which protect people, particular social groups or particular set of peoples in certain situation, some kind of atrocities or discrimination.
तो सेफ गार्ड का मतलब सीधा सीधा है प्रोटेक्शन। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये गारंटी देता है प्रोटेक्शन की सर्टेन सोशल ग्रुप्स, जो माइनॉरिटीज हम कह सकते हैं उनको, डिस्क्रिमिनेशन और atrocities के अगेंस्ट। Safeguard is only protection, whereas the right and claim or an entitlement. And safeguard also included in fundamental rights. Abolition of untouchability is safeguard. Abolition of entitle also safeguard. हमारे फंडामेंटल राइट में आप सबने पढ़ा है, ये आर्टिकल 17 में है, एबोलिशन ऑफ अनटीचेबिलिटी इज ए सेफगार्ड। एबोलिशन 18 में इंटाइटल ऑल्सो सेफगार्ड। बोथ दीज इंस्ट्रूमेंट टुगेदर इंश्योर द सिटीजन्स हैव देयर फ्रीडम इन द कंट्री, इंश्योर द गवर्नमेंट डज नॉट मिसयूज हिज पावर। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट चीज़ें, यानी आपके राइट और सेफ गार्ड, ये दोनों मिलकर क्या इंश्योर करते हैं कि स्टेट आपके अपनी पावर का मिसयूज नहीं करेगा। नाउ कमिंग टू इवोल्यूशन मतलब राइट किस तरीके से पैदा हुए, उसके बाद नर्चर किए गए और उसके बाद वो कैसे मैच्योर हो गए, यानी राइट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, हम ये पढ़ेंगे। विकास हम इसे कह सकते हैं इवोल्यूशन। वेयर आर द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट इवोल्व। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि राइट का सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे इवॉल्व हुआ। आखिर राइट का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट फॉर द फर्स्ट टाइम government gives rights to the people. This concept evolved in the form of Magna Carta of England 1215। मैग्ना कार्टा चार्टर आप सभी ने पढ़ा है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड 1215 में जो सबसे पहले आया राइट का कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया। मैग्ना कार्टा बेसिकली ए डॉक्यूमेंट वेयर इन द किंग हैज साइंड और गिव देयर सर्टेन राइट्स टू द सिटीजन्स इन द इंग्लैंड। मैग्ना कार्टा वो दस्तावेज था जिसमें किंग ने साइन करके अपने कुछ अधिकार वहां के सिटीजन्स को दिए। सो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ राइट्स, लीगल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द राइट्स, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड 1215। तो इसका इवोल्यूशन जननी हम कैसे मान सकते हैं कि इसका जो सबसे पहला जो जन्म है हमारे राइट्स का वो मैग्ना कार्टा से आया है, इंग्लैंड से। हमने इंग्लैंड से बहुत कुछ सीखा। वो यहाँ आए, उन्हें यहाँ एक्सप्लॉयटेशन किया, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो यहाँ आए नहीं, वो आए लेकिन उन्होंने कई चीज़ अच्छी भी की, कई चीज़ बुरी भी की। और आज जो हम संविधान देख रहे हैं, ये हम पूरा इंडिया देख रहे हैं, आई थिंक ये उन्हीं की देन है। एंड देन अनदर मेजर माइलस्टोन इन टर्म्स ऑफ राइट्स इज द US डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस
1776। उसके बाद हम बात करते हैं, इंग्लैंड की संविधान से बहुत कुछ लिया। उसके बाद यूएस का संविधान भी आता है। यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776, जब यूएस आज़ाद हुआ डिक्लेरेशन की 1776 में। इनफैक्ट यूएस वाज द फर्स्ट कंट्री, और यूएस क्या था? फर्स्ट कंट्री था इन द वर्ल्ड टू गिव अकॉर्ड constitutional status to the rights guarantee to the citizen until US Constitution came into exercise। अब हम ये कह सकते हैं कि यूएस वो पहला कंट्री था जिसने की राइट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और गारंटीड किया कि गारंटी हम आपको ये राइट प्रोवाइड कराएंगे। ये इम्पोर्टेंट है, यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776, ये याद रखने योग्य चीज़ है। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। देयर वाज नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड विच स्पोक अबाउट सिटीजन्स राइट। और कोई संविधान नहीं है जो कि सिटीजन के राइट के बारे में बात करता है। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है, वो गारंटी देता है सिटीजन्स को राइट का, और पहला कंट्री वो था 1776 में जो इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन किया था यूएस ने। इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिया adopted format from the US. In the constitution, ठीक है, India taken and adopted the format from the US, naming the rights guaranteed in the form of fundamental rights। अब यूएस से हमने क्या ले लिया? फंडामेंटल राइट्स ले लिया, वही चीज हमने यहाँ डाल दी। एंड इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमने क्या कर दिया? वो राइट्स फंडामेंटल राइट के नाम में, मूल संविधान, मूल अधिकारों के नाम पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए। आर बेसिकली सोल्ड फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, हमने वहां से लिए। देन द इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशंस ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन्स अप्रूव्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने पढ़ी 1789 में, तो यहाँ से भी बाद में सिटीजनशिप के राइट के बारे में आया। दैट हैज बीन आउट ऑफ कम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। दीज 3 आर कंसिडर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट माइलस्टोन in the evolution of right worldwide including India। अब आपको क्या याद करना है? राइट का जो एवोल्यूशन हुआ, सबसे पहले आपको हमने बताया कि मैग्ना कार्टा 1215 में इंग्लैंड के राजा ने अपने जो सिटीजन्स थे कुछ राइट कॉन्फर किए। यहाँ से इस कॉन्सेप्ट का इवोल्यूशन हुआ। यूएस वो पहला कंट्री था जिसने यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 में राइट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और राइट को एज ए गारंटी टू द सिटीजन दिया। और उसके बाद
इंडिया ने वही गारंटीड सिटीजन्स राइट को हमारे संविधान में इंक्लूड किया एज ए फंडामेंटल राइट या मूल संविधान के तौर पर। और तीसरी चीज जो हमें याद रखनी है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इसमें भी डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन्स को अप्रूव किया गया ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में। तो ये तीन जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन से, इनसे इनका क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। फिर ये और देशों में भी अपनाए जाने लगे और जो नई कंट्रीज बनी थी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपने जाना कि राइट क्या होते हैं और सेफगार्ड क्या होता है। संविधान के दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। हम आपको आगे मिलेंगे, आप सुझाव में दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, शेयर इट और अन्य लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं। और मैं अब संविधान के अलग अलग वीडियोस को आपके सामने लाऊंगा और जीके भी मैं तैयार कर रहा हूं, तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको नोट्स के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।